नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शकों का मेरा बहुत बहुत प्यार। मेरा नाम है प्रीति चौहान और इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यूपी में चुनाव शुरू हो चुकी है, लेकिन पंजाब में चुनाव 20 तारीख को है। ताबड़तोड़ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दमखम झोंक रही हैं पांचों ही राज्यों में, और ऐसे में आज हम बात पंजाब की करेंगे। यहां क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार यहां पर भी दमखम लगा रही है। और इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी प्रभारी हैं पंजाब में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार गजेंद्र सिंह जी। आपका पंजाब के लोगों से सबसे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से, न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शकों से। देखिए, मैं न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शकों से और आपके चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों से कहना चाहता हूं कि पंजाब का चुनाव इस मजबूर को मजबूत पंजाब बनाने के लिए अब की बार हो रहा है। और जिन परिस्थितियों में अभी पंजाब में चुनाव हो रहा है और पंजाब जिन हालात पर खड़ा है, ये पंजाब का भविष्य तय करने वाला चुनाव होगा। और पंजाब क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश के भविष्य को भी ये चुनाव प्रभावित करेगा। सर, चुनौतियां पार्टी के सामने क्या क्या है, बीजेपी के सामने? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ दम लगा रहे हैं, साथ ही चन्नी साहब भी हैं, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। चुनौतियां बीजेपी के लिए क्या होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ परंपरागत रूप से केवल 23 सीट पर चुनाव लड़ती थी। अकाली दल के साथ हम गठबंधन में थे पिछले 30 साल से। जिन परिप्रेक्ष्य में गठबंधन हुआ, जिन परिस्थितियों में गठबंधन हुआ, वो बहुत अलग तरह की थी। पंजाब के सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को जिस तरह से क्षीण किया गया था, आतंकवाद के उस बुरे दौर में जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में बनी थी, हिंदू सिख एकता को तोड़ने के, यहाँ की गंगा जमनी संस्कृति को प्रभावित करने के दुष्प्रयास जिस तरह से हुए थे, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी, अकाली दल की कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं, उस समय में भी 1991-92 के साल में भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, इन सब राज्यों में या तो सरकार में थी या रही थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने यह तय किया कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि वो उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने ये जो दल की, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के रूप में जो विचारधारा है कि देश प्रथम पार्टी बाद में, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। हम 23 सीट पर चुनाव लड़ते थे। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि 23 सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी जो पूरे पंजाब में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, उसको क्योंकि चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए लोगों ने जाना और पहचाना नहीं था, स्वीकार नहीं किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां एक सीरियस जो प्लेयर के रूप में कभी पहचाना नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी ने वो संघर्ष पिछले 3 माह में पूरा किया। किसान आंदोलन के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां यहां थी, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिस तरह का दमन चक्र था, कार्यकर्ताओं को लेकर के जिस तरह को दबाया गया था, कुचलने के प्रयास किए गए थे, उससे बाहर निकल करके पार्टी ने अपने आप को पिछले 3 महीने में यहां सीरियस कंटेंडर है और चुनाव में, इस बार चुनाव में आश्चर्यचकित परिणाम देगी, ये सिद्ध किया है। यही सबसे बड़ी चुनौती थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विजयश्री प्राप्त की है। सर, आम लोगों की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विपक्ष सवाल उठाता है, जो चन्नी साहब का कहना है, उनका कहना है कि आपकी जो पार्टी है वो आम लोगों की पार्टी ही नहीं है। आपका जो चुनाव एक मुद्दा है, वो अब जो लोग हैं जो वोट करेंगे वो ऐसे देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में एलीट क्लास है और चन्नी साहब की पार्टी में आम लोग हैं, तो वोट उन्हीं आम लोगों को किया जाएगा, ना कि आपकी पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे हटाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि चन्नी साहब को परिभाषा उनकी सीमित दृष्टि पर आधारित है। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तब भी लक्ष्य स्पष्ट था कि देश को खोए हुए अतीत के गौरव को वापस पहुंचाना। कुछ लोगों ने उसे विश्व गुरु कहा, किसी ने कुछ और टर्म कहा होगा, लेकिन मार्ग भी तय था
कि सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना। दीनदयाल जी ने अंत्योदय की परिभाषा और परिकल्पना देते हुए कहा था कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके हम देश को सशक्त बनाएंगे। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूं आपके चैनल से, जब माननीय मोदी जी ने कहा कि हर घर में शौचालय बनाएंगे, क्या वो एलीट क्लास के लोगों के घर में बना रहे थे? जब ये कहा कि हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे, आज हम पीने के पानी पर काम कर रहे हैं, क्या वो हम चन्नी साहब जैसे करोड़पतियों के घर में कर रहे हैं? जब हमने कहा कि हर घर में बैंक का खाता खुलवाएंगे, तब क्या हम गरीबों के लिए खाते नहीं खोल रहे थे? गरीबों के लिए या के घर में बैंक का खाता नहीं खोल रहे थे? जब हमने कहा कि हर अंधेरे घर में रोशनी पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, तब क्या वो किसी रईस के घर में या अमीर के घर में पहुंचा रहे थे? जब हमने कहा कि हर एक मां को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस का चूल्हा देंगे, तब हम किसके लिए कर रहे थे? गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गरीब को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए, गरीब को जो है उसके जीवन में सहूलियत और परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जहां तक आम आदमी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, देश भर में वर्ष पर्यंत, केवल चुनाव के समय में नहीं, कांग्रेस को केवल गरीब और जो है दलित ये सब चुनाव के समय में याद आता है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्ष पर्यंत समाज के सभी अंगों घटकों के साथ जुड़े रह करके उनकी समस्याओं को समझते हुए काम करते हैं। तभी जब कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, चाहे देश में या प्रदेश में, वो सर्वस्पर्शी लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करती है। और इसी के चलते एक बार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो बार बार आती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अनेक ऐसे प्रदेश उठा करके देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 50 साल से लेकर के, गुजरात में 30 साल से लेकर के, कितने सारे प्रदेशों में वो 1 दशक से ज्यादा जनता के द्वारा नकारे जा चुके हैं। सर, 2-3 चीजें आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और ये चीजें धरातली तौर पर जो यहाँ के किसान हैं, पंजाब अगर बेसिक देखा जाए तो जो यहाँ के किसान हैं, उनका कहना है कि बीजेपी अब किसान समर्थित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन में उनके ऊपर पानी के बौछारें किए गए, हालांकि उनका कहना है कि कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो हम भूल नहीं सकते। किस बेसिस पे बीजेपी उनसे वोट मांगने जाएगी? देखिए, यदि देश भर के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग, किसानों के बारे में बात करो, किसान का जहां कहीं भी नाम आता है चर्चा होती है, किसानों के आंदोलन की चर्चा होती है, विभिन्न किसानों की समस्याओं की चर्चा होती है देश के परिप्रेक्ष्य में, तो स्वामीनाथन साहब का जिक्र जरूर आता है। स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे विषयों की बात की थी और कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन के बारे में उन्होंने चर्चा की, उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिए। उस आयोग की रिपोर्ट में जो पहला सुझाव था वो भूमि सुधार था, दूसरा सुझाव था कि सिंचाई का रकबा बढ़ना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए। उससे आगे उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद बीज की उन्नत सप्लाई जो है वो निर्बाध रूप से कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा का एक पद्धति आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलाइड सोर्सेज ऑफ इनकम किसान के लिए बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि रोबस्ट फार्म एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्केट रिफॉर्म्स होने चाहिए, मंडियों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, और इसके आगे उन्होंने अंत में कहा कि लागत का सही मूल्य मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इन सारे 10-11 बिंदुओं पर किसी एक सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त काम किया है? और मैं ये कहूं कि केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है तो शायद आप स्वीकार न करेंगे, लेकिन स्वामीनाथन साहब ने खुद ने कहा, लिख करके, आर्टिकल लिख करके, और अंग्रेजी दैनिक में छपवाया कि जो है किसी एक सरकार ने इन सब विषयों पर काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। जहां तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, जिन मार्मिक शब्दों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि मेरे कानून दिए कि लॉ के समान पवित्र थे,
मैंने किसान के हित में कानून बनाए थे, देश के हित में कानून वापस लेने की घोषणा करता हूं। और जिस पवित्र दिन का उन्होंने चुनाव किया था, देखिए पंजाब को मैं जितना पहचानता हूं, पंजाब के बेटे, पंजाब की धरती पर पैदा हुए रतन, जब देश, धर्म और गुरुओं की बात आती है तो सब कुछ भूल करके वापस इन दोनों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। जब एक समय ऐसा था कि ये कल्पना की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी गांव में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा, आज मैं खुद देख रहा हूं और पूरे प्रदेश में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का, प्रत्याशियों का गांव-गांव में लोग फूल मालाएं लेकर के, सरोपा देकर के स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। सर, सरकार अगर बनती है आपकी, पहला कदम बीजेपी का पंजाब के लिए क्या होगा? देखिए, पंजाब में जो सारी समस्याओं की जड़ है, आज यदि पंजाब में आप किसी से चर्चा करेंगे समस्याओं की, कोई बेरोजगारी की बात करेगा, कोई नशे की बात करेगा, कोई ब्रेन ड्रेन की बात करेगा, लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। पंजाब में कर्जे की बात करेगा, पंजाब प्रदेश जिस तरह से कर्जे के गर्त में डूबा हुआ है उसकी बात करेगा, पंजाब में निगेटिव ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी बात करेगा। लेकिन उन सब का मूल कारण क्या है? उनका मूल कारण है कि पंजाब में रोजगार के नए साधन नहीं विकसित हुए, इंडस्ट्रीज नहीं आई। इंडस्ट्रीज जो थी वो भी छोड़ करके बाहर चली गई, हरियाणा में चली गई, हिमाचल प्रदेश में चली गई, दिल्ली में चली गई, मध्य प्रदेश में चली गई, देश के अन्य प्रांतों में गई। देखिए, पंजाब में सब कुछ है। पंजाब के बेटों ने देश के बाहर जहां कहीं भी गए या देश में जहां कहीं भी गए, जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, अनेक सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो क्रिएट की। दुनिया में जहां कहीं भी गए, चाहे अमेरिका में गए होंगे, कनाडा में गए होंगे, जर्मनी में गए होंगे, फ्रांस में गए होंगे, इंग्लैंड में गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया में गए होंगे, छोटा छोटा काम करने के लिए भी गए, उन्होंने 2 दशक में, 1 दशक में, 3 दशक में एम्पायर्स खड़े कर दिए। बड़े बड़े जो है सक्सेस स्टोरीज देश और दुनिया के सामने अपने हौसले से, अपनी कुवत से, अपनी मेहनत से दी। मेहनत में पंजाब के बेटे का कोई सानी नहीं हो सकता। पंजाब में उद्यमशीलता है, ये सब लोग जानते हैं। धरती का सीना फाड़ करके जो पंजाब का बेटा देश का पेट भर सकता है, वो अपने उद्योग को भी चला सकता है। पंजाब में इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटीज हैं, पंजाब में इंडस्ट्रियसनेस है। एक चीज की कमी है, वो है कि यहां शांति, सौहार्द और सुरक्षा का वातावरण नहीं है। और वो नहीं होने के कारण से इंडस्ट्री नहीं आती तो रोजगार नहीं होता तो पलायन होता है, पलायन नहीं कर पाते वो लोग नशा करते हैं, नशे में जो फंस जाते हैं वो जो उनके हेल्थ खराब होती है, उनके परिजन परेशान होते हैं, वो कर्जे में डूब जाते हैं, आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। समस्या की जड़ को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना। न्यूज इंडिया के कैमरे पे ये कहेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो यूथ के लिए जो नशे में यहाँ, जो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं एक बार, कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये वादा पंजाब की जनता से किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से किया, अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किया कि हम पंजाब में सामाजिक सौहार्द के उस वातावरण को रीएस्टैब्लिश करेंगे, सुरक्षा का माहौल देंगे। और सुरक्षा का माहौल मिलते ही प्रदेश कैसे प्रगति करता है, एक उदाहरण देना चाहता हूं। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियन, इनके गठजोड़ ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को नर्क के गर्त में डाल दिया था। 5 साल में, केवल 5 साल के कालखंड में 25 करोड़ लोगों का प्रदेश, जब सुरक्षा और कानून का राज स्थापित हुआ, आज लीप एंड बाउंड जंप कर रहा है। आज पंजाब से निकल करके इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षा है, वहां जो है सामाजिक सौहार्द स्थापित हुआ है। पंजाब में इसको स्थापित करेंगे तो पंजाब में उद्योग भी आएगा, रोजगार भी आएगा, खुशहाली भी आएगी। और पंजाब के में जब जीडीपी में ग्रोथ होगी, जब ये सब कुछ होगा, तो निश्चित रूप से कर्जे से मुक्ति भी होगी। सर, बजट इस बार जो एलोकेट हुआ है, तो बजट में किसानों के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खुश नहीं, उनका कहना है ये जो हम चाह रहे थे वो हमको मिला नहीं। बहुत उम्मीदें थी इस बार की बजट से उनको। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी एक बजट को एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। पिछले 7 साल में नया भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, उनको और आगे बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने वाला बजट ये था।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग और उसके साथ साथ में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिनकी चर्चा स्वामीनाथन साहब ने भी की थी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इस सब के ऊपर इस बजट में बहुत प्रभावी रंग से जो है बल दिया गया है। गांव के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को और आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 48,000 करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, वेलनेस सेंटर्स बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने उस बजट में प्रावधान किया है। सर, पंजाब की महिलाएं बहुत अहम भूमिका निभाती है इस पंजाब चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक लीडिंग रोल के तौर पर खड़ा करने के लिए उन्होंने जैसे ही कहा कि जो वयस्क महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए महीने के दिए जाएंगे। देखिए, पंजाब की महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार क्या करेगी? दिल्ली और पंजाब के बीच की दूरी बहुत कम है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पंजाब के लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में किए गए झूठे वादे उनको दिखा करके पंजाब में आम आदमी पार्टी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास पिछली बार भी किया। मुख्यमंत्री सर बिजली का बिल बांट रहे हैं, हाथों में दे रहे हैं, कह रहे हैं देखिए 0 बिल है, 0 रुपए लिखा होगा जहां पर बिजली का बिल है। वो मैं हजारों की संख्या में ऐसे बिल बता सकता हूं जिनका बिल आने के साथ ही उस घर के मालिक को करंट की अनुभूति होती है। ये पानी का वादा करते हैं। मेरे साथ में दिल्ली के, जो पूर्वी दिल्ली के इलाके में, उत्तरी दिल्ली के इलाके में जाकर के देखिए किस तरह के हालात हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से पानी माफिया, टैंकर माफिया, पाइपलाइन माफिया वहां काम करता है। ये यमुना नदी को स्वच्छ करने का दावा करने चले थे कि हम थेम्स के जैसा इसको बना देंगे। आज यमुना के क्या हालात हैं, छठ के दिन क्या भयावह दृश्य था, और उसके जिम्मेदार कौन है? ये नौकरी देने का वादा उत्तराखंड में जाकर के झूठ बोलते हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां दिल्ली में दी है, और उसके 15 दिन बाद में आरटीआई में दिल्ली की सरकार रिपोर्ट करती है कि कुल मिलाकर के 5 साल में 2,430 नौकरियां दी। मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूं आपको। देखिए, दिल्ली में झूठ, दिल्ली का झूठ पंजाब में नहीं चल सकता, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बीच में बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। लोग हकीकत को जानते हैं। पिछली बार भी यही कारण हुआ। जिस तरह से आम आदमी का मुखौटा पहन करके भ्रष्टाचार से अर्जित धन को यहां बेतहाशा एडवर्टीजमेंट में फूंका गया, मीडिया के स्पेसेस को उसके जो है अधिग्रहित किया गया, और एक माहौल बनाया गया था। उस माहौल के रथ पर जो है, जिस तरह से झूठ के घोड़े पर सवार होकर चलते हैं, उस माहौल, झूठे माहौल के रथ पर चढ़ करके ये पंजाब में सरकार बनाने चले थे। सारे मीडिया के मित्र भी 80, 90, 100, 110 सीटें इनको दे रहे थे। रेड कारपेट यहां मंगवा लिए गए थे। अरविंद केजरीवाल साहब की टीम यहां रेड कारपेट पे अरविंद केजरीवाल चढ़ करके आएंगे, ये ख्वाब देख रहे थे। पंजाब की जनता ने आईना दिखा दिया, एक बार फिर दिखाने वाली है। कितनी सीटें सर आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं सीटों की नंबर्स में कभी नहीं जाता, न कभी मैं बात करता हूं, क्योंकि ये जनता को तय करना है। लेकिन जिस तरह का माहौल है, मैं देख करके एक बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आने वाले 4-5 दशक तक ये पंजाब की राजनीति में, पंजाब के लोकतंत्र में, पंजाब के प्रदेश के चुनाव में 2022 का चुनाव पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा। ये एक जो है नैरेटिव बदलने वाला चुनाव होगा, दिशा बदलने वाला चुनाव होगा, मार्ग बदलने वाला चुनाव होगा। ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया अपने बिजी शेड्यूल से, और साथ ही न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शकों के लिए इस बार पंजाब चुनाव में क्या कुछ होने वाला, आपने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना। उन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए हैं जो आपके, हमारे, हम सब के जहन में गूंज रहे थे, और हम चाह रहे थे कि इस सवाल का जो जवाब है, ये सारे तमाम जो सवालों के फहरिस्त हैं, इनका जवाब सीधे केंद्रीय मंत्री से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।